हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस में एक बार फिर से स्वागत है। आपकी टेक्सटाइल की क्लास आज भी कंटिन्यू होगी। अभी हम लोगों को पढ़ना था रेशे का वर्गीकरण। आज जैसे ये चैप्टर ख़त्म होता है तो कल से आप लोगों की कॉटन का क्लास भी शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग अभी जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ते भी चल रहे होंगे। आगे भी आपको ऐसे कंटिन्यू हर ब्रांचेस की यूनिट, हर ब्रांचेस होम साइंस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो अभी हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन और टेक्सटाइल कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे और भी जितने यूनिट बचे हुए हैं उसे भी कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग आज पढ़ेंगे टेक्सटाइल में ही रेशे का वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा, हमें टेक्सटाइल ही कंप्लीट करना है और टेक्सटाइल में हम लोग देखेंगे आज रेशे का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। यहाँ पे हम लोग जो जितने भी फाइबर हमें मिलते हैं, पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, उनके कुछ एक बेसिक नाम है जो कि बहुत फेमस है। हमें देखना है कि वो रेशे कितने तरीके के होते हैं। देखिए, वर्गीकरण करने का, क्लासिफिकेशन करने का ये मतलब है कि हम किसी भी चीज़ को आसानी से पहचान जाए। तो अगर हमें रेशों को पहचानना है तो कोई ना कोई उसका एक बेसिक चीज़ होना चाहिए कि इस बेस पे हम इसको अलग अलग कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब रेशों का वर्गीकरण किया जाता है तो दो तरीके से किया जाता है। पहला तो हो जाएगा लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर हम रेशे को बांटेंगे। दूसरा हो जाएगा, अगर हम कहें प्राप्ति के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर। देखिए, रेशे हम पहचानने हैं कि किस जगत का है तो हम दो तरीके से पहचान सकते हैं। एक तो हम देखें रेशे की लंबाई, दूसरा देखें रेशा कहाँ से हमें मिल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर रेशे की लंबाई के आधार पे हम बांटें तो फिर से इसे हम दो भागों में बांट देंगे, क्योंकि रेशा जो होता है लंबाई में वो दो तरीके का होगा, या तो छोटा रेशा होगा या तो बड़ा रेशा होगा। लेकिन जो छोटा रेशा होता है उसे टेक्सटाइल लैंग्वेज में स्टेपल फाइबर कहेंगे, और जो बड़ा रेशा होगा उसे टेक्सटाइल लैंग्वेज में, भाषा में या वस्त्र विज्ञान की भाषा में उसे हम फिलामेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्हें हम फिर दो भागों में बांट देंगे। पहला तो हो गया स्टेपल फाइबर, दूसरा होगा फिलामेंट फाइबर। ठीक है, इन दो तरीके के रेशे होंगे अगर हम लंबाई में बांटे, या तो छोटा रेशा होगा या तो बड़ा रेशा। अब देखिएगा, जो स्टेपल फाइबर है उनकी विशेषता क्या है, हम क्यों कहेंगे कि ये स्टेपल फाइबर है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे रेशे जिनका आकार छोटा हो, ठीक है, क्या होगा, छोटे आकार, ये इसकी विशेषता हो गई। स्टेपल फाइबर कहने के लिए एक विशेषता होनी चाहिए कि रेशे के छोटे आकार होंगे। दूसरी विशेषता क्या हो गई, इनका मापन इंच में करेंगे, मापन इंच में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्टेपल फाइबर इनको हम इंच में ही मापेंगे क्योंकि ये छोटे रेशे होते हैं। अभी इधर हम लोग देखेंगे फिलामेंट, ये रेशे लंबे होते हैं और इनका मापन हम लोग मीटर में करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जितना ये रेशा है, ध्यान दीजिएगा, जो स्टेपल फाइबर है ये छोटे आकार के होंगे और उसके बाद इनका मापन हम कैसे करेंगे, इंच में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक। फिर देखिएगा कि इसके अंतर्गत समस्त प्राकृतिक रेशे। अभी देखिए, जो पहली बार पढ़ रहा होगा या जो अभी शुरू कर रहा होगा होम साइंस पढ़ना, उसे ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा प्राकृतिक रेशा का क्या होता है अभी। लेकिन यही प्राकृतिक रेशा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा वर्गीकरण क्लियर हो जाएगा। और ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इन वर्गीकरण से ही बहुत सारे क्वेश्चन इससे फ्रेम होते हैं। तो चलिए अभी लास्ट में वो भी किया जाएगा। देखिए, सारे इसमें जितने भी प्राकृतिक रेशे होंगे वो स्टेपल कहलाते हैं। एक अपवाद है, अपवाद का मतलब कि एक इसमें एक ऐसा प्राकृतिक रेशा है जिसका मापन हम स्टेपल में नहीं करते। वो रेशा क्या होगा, रेशम, सिल्क। सिल्क ऐसा रेशा है जिसका मापन हम लोग स्टेपल में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये रीज़न बता रहा है कि जितने प्राकृतिक रेशे होते हैं वो सारे स्टेपल होंगे। लेकिन सिल्क भी तो प्राकृतिक रेशा है, लेकिन ये रेशा लंबा होता है, इसका मापन मीटर में किया जाता है, इसलिए ये स्टेपल यार्न नहीं है, स्टेपल फाइबर नहीं है।
ये क्या होगा, फिलामेंट फाइबर होगा। ठीक है यहाँ तक। अभी देखिएगा जैसे इसके कुछ उदाहरण लिख लिए जाएं, जैसे कि कपास। अभी इस रेशे की लंबाई देखेंगे तो 1.5 से 2.5 इंच तक ही आपको दिखेगी। दूसरा हम लोग लिख लें लीनन, तो इसकी लंबाई अगर हम देखें तो 10 से 20 इंच तक ही हमें लीनन के रेशे की लंबाई दिखती है। जूट, कापोक, तो ध्यान दीजिएगा ये सारे रेशे ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक जगत में आते हैं। ठीक है यहाँ तक। इनका मापन हम लोग इंच में करते हैं और ये स्टेपल फाइबर कहलाएंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है फिलामेंट। फिलामेंट यार्न में वो रेशे आएंगे जिनका मापन हम लोग, पहले देखिए ये छोटे आकार के हैं, इन्हें हम लोग लघु मात्रिक भी कहेंगे। और अगर यहाँ पे जो लंबा रेशा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इसका आकार कैसा होगा, दीर्घ आकार। इतना तो होगा ही ना अंतर, अगर ये रेशा छोटे आकार का है, ये रेशा बड़े आकार का है, तो ये छोटा आकार, ये दीर्घ आकार। ठीक है। यहाँ पे विशेषता क्या है, स्टेपल जो रेशे है उनका मापन इंच में किया जा रहा था, यहाँ पे रेशे का मापन मीटर में होगा। यहाँ पे देखिए समस्त प्राकृतिक रेशे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समस्त कृत्रिम रेशे आएंगे इसमें, समस्त कृत्रिम रेशे इसमें आएंगे। अपवाद क्या है, फिर वही बात हो जाएगी सिल्क, क्योंकि सिल्क कृत्रिम रेशा नहीं है, सिल्क प्राकृतिक रेशा है, लेकिन फिर भी इसका मापन हम फिलामेंट में करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिएगा, इसके उदाहरण हमने देख लिए स्टेपल के, कपास, लीनन, जूट, कापो। तो फिलामेंट का एक उदाहरण तो आपके सामने लिखा ही है। इसी के साथ हम यहाँ पर और भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि नायलॉन। इसको, ये ऐसा रेशा है नायलॉन, या फिर कह दे रेयॉन, या फिर कह दे अरलॉन। ये सारे रेशे ऐसे हैं जो लंबे होते हैं, जिनका मापन हम फिलामेंट में करेंगे, लेकिन ये ऐसे रेशे हैं जिनकी लंबाई हम अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं। सिल्क की नहीं बढ़ा सकते, लेकिन फिर भी इन रेशों की लंबाई हम अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ये था वर्गीकरण अभी रेशे का लंबाई के आधार पे। रेशे लंबाई के आधार पे दो होंगे, एक होता है स्टेपल फाइबर, दूसरा होता है फिलामेंट फाइबर। आपसे इससे ये क्वेश्चन बनेगा कि लंबाई के आधार पे रेशे का प्रकार है, तो स्टेपल और फिलामेंट। कपास किस प्रकार का रेशा है, तो आप कहेंगे स्टेपल फाइबर। प्राकृतिक जगत का ऐसा रेशा जिसका मापन हम लोग मीटर में करते हैं, तो आप कहेंगे प्राकृतिक जगत का एक ऐसा रेशा है जो कि है सिल्क, जिसका मापन हम लोग मीटर में करते हैं। ठीक है। यहाँ पे पूछा जाएगा कि समस्त मानव निर्मित रेशे किस में आएंगे, तो फिलामेंट में आएंगे, लेकिन सिर्फ सिल्क ही ऐसा प्राकृतिक रेशा है जिसका मापन हम लोग फिलामेंट में करते हैं। तो ये था वर्गीकरण लंबाई के आधार पे। अब हम लोग देखेंगे प्राप्ति के आधार पर। अब अगला क्लासिफिकेशन होगा रेशों का प्राप्ति के आधार पे, कि हम रेशों को प्राप्त कहाँ से करते हैं। आप पूरी दुनिया में आंख घुमा करके देख लीजिए, चारों तरफ अपने देखेंगे तो आपको दो ही तरीके की चीज़ें दिखेंगी। एक वो जो कि नेचुरल होगी, दूसरी वो चीज़ होगी जो मनुष्यों ने बनाया होगा। तो यही चीज़ यहाँ भी देखेंगे हम लोग कि रेशों का अगर हम करेंगे क्लासिफिकेशन प्राप्ति के आधार पे, सोर्स के आधार पे, तो इन्हें हम फिर से दो भागों में बांट देंगे, जो कि कहलाएगा प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक को हम लोग कह सकते हैं नेचुरल, और कृत्रिम की बात आ जाएगी तो हम लोग कहेंगे आर्टिफिशियल। ओके। तो ये दो हो गए प्राप्ति के आधार पे। हम रेशो को अगर प्राप्त करेंगे ना, कहीं से पाएंगे, तो ये हम कहाँ से कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, ये दो सोर्स होगा। या तो हम नेचुरल रेशो का प्रयोग करेंगे, या तो जो मनुष्यों ने बनाया होगा रसायनों का प्रयोग करके उनको। तो देखेंगे यहाँ पे जो ये प्राकृतिक रेशे हैं ना, इन्हें भी हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। रेशे हमें प्राप्त करने हैं तो हम प्राप्त करेंगे सेल्यूलोज से ही, वनस्पति से ही हम लोग क्या करेंगे, रेशों को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो प्राकृतिक रेशे, इन्हें फिर से हम तीन भागों में बांटेंगे। तो ये हो जाएगा तीन भाग, क्या क्या, एक हो गया वानस्पतिक रेशे। ठीक है, एक प्राकृतिक में क्या आएगा, वनस्पति। ठीक है। दूसरा हो जाएगा प्राणिज्य, और थर्ड है
खनिज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये प्राकृतिक चीज़ें ही तो हैं। जो वनस्पति है, वनस्पति पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें कैसी है, नेचुरल है। उसके बाद प्राणिज मतलब जानवर, जानवरों को मनुष्य ने तो नहीं बनाया है, रोबोट को मनुष्य ने बनाया है, लेकिन जानवर तो पहले से ही यहाँ पे विद्यमान थे प्रकृति के द्वारा ही। तीसरा है खनिज। खनिज का मतलब है चट्टानें, पहाड़, पर्वत, इनसे जितने भी हमें मिनरल मिलेंगे इन पहाड़ों के नीचे, जो शैल रस के द्वारा, खनिज के द्वारा हमें जितने भी पेट्रोलियम से रेशे मिलेंगे, अलग अलग जगह से हमें प्राप्त होंगे, वही चीज़ें तो मिनरल कहलाती हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये प्राकृतिक रेशे हैं उन्हें हम लोग 3 भागों में बांट देंगे। पहला रेशा है वानस्पतिक, दूसरा है प्राणिज, तीसरा है खनिज। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो वानस्पतिक रेशा है ना, इन्हें भी फिर से हम 3 भागों में बांटेंगे। वानस्पतिक का मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधों के हम 3 हिस्सों से रेशों को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला हो जाएगा, कहा जाए तो बीज के द्वारा, ठीक है। दूसरा हमें प्राप्त करना है पेड़ पौधों के हिस्से से, तो वो हो जाएगा तना के द्वारा। फिर देखिएगा, आखिरी में अगर बात की जाए वनस्पति के ही कौन से हिस्से से, तो यहाँ पे हो जाएगा पत्तियों के द्वारा। पत्तियों के द्वारा प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये प्राकृतिक रूप से सोचिए, पेड़ पौधों के यही 3 भाग होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो बीज द्वारा रेशा होगा उनके 2 नाम हैं, एक है कपास, दूसरा है कापोक। कपास हमारे लिए, कॉटन हमारे लिए बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है, उसे हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। कापोक के रेशे के द्वारा कपड़ों का निर्माण नहीं होता, क्योंकि इनमें ऐठन नहीं होती है। सारे प्राकृतिक रेशों में ऐठन होती है। यही रीज़न है कि छोटा आकार होने के बावजूद भी ये छोटे रेशे आपस में जुड़ जाते हैं, अपनी जो नेचुरली इनमें जो ऐठन होती है उस वजह से। लेकिन कापोक में ऐठन नहीं होती, जिस वजह से इनको महीन धागा नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए इन रेशों का प्रयोग या कापोक का प्रयोग कपड़ों के लिए नहीं किया जाता। बाकी डोरी, रस्सी, गलीचे, दरी बनाने हो तो वहाँ पे कापोक का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा, तना में कौन कौन से रेशे आएंगे उनको पढ़ने से पहले तने के अंतर्गत कौन कौन रेशा आएगा उनको पढ़ने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं पत्तियों के अंतर्गत कौन आएंगे। तो पत्ती में भी फिर से 2 ही आएंगे, पिना और सिसल, ठीक है। आप अगर ये क्लासिफिकेशन बीज द्वारा और दूसरा पत्तियों द्वारा, आप बस ये 4 नाम याद कर लें, 2 नाम इधर 2 नाम इधर, तो इसके बाद जितने भी रेशे बचेंगे वो सारे किस में आएंगे, तना के अंतर्गत ही आएंगे। मतलब एक पौधे के तने से प्राप्त होगा। मान लीजिए ये पौधा है, ये तो बहुत बड़ा पेड़ बन गया मान लीजिए, फिर ये हो गई इसकी पत्तियाँ, ये हो गया इसकी जड़, ये हिस्सा क्या है, तना। तो हम जो रेशा प्राप्त करेंगे वो इसके जो फल होंगे, इन फलों में स्थित जो बीज होगा उससे प्राप्त कर सकते हैं, इस तने से प्राप्त कर सकते हैं, पत्तियों से प्राप्त कर सकते हैं। जड़ से प्राप्त रेशे की अभी खोज नहीं हुई है, आने वाले समय में हर चीज़ पॉसिबल है, हो सकता है किसी जड़ का प्रयोग करते हुए भी रेशे का निर्माण किया जा सके। क्योंकि आप देखते होंगे जो ज़मीन के नीचे की जो पेड़ का हिस्सा होता है उसमें भी कुछ ना कुछ खासियत होती है, जैसे कि उनमें भी आपको ऐठन सूत जैसा दिखाई देता ही होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर बात की जाए तो बीज के द्वारा कपास का पोक, पत्तियों के द्वारा प्राप्त होता है पिना और सिसल। इसके अलावा जैसे कि लीनन, फिर है जूट, फिर है मनीला, फिर है हेम्प, फिर उसके बाद अगर यहाँ पर देखिएगा जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हो गया सबसे पहले तो तना के अंतर्गत, जैसे कि आ गया लीनन, जूट, उसके बाद मनीला, हेम्प, एक और है कॉयर, आप जानते होंगे ये प्राप्त होता है हमें नारियल से। अभी देखिए यहाँ पे उतनी जगह बच नहीं रही है, आप लोग को धीरे धीरे इसके बारे में जब प्रैक्टिस कराई जाएगी तो सारी चीज़ें वहाँ भी कवर कराई जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो बीज द्वारा प्राप्त होता है कपास का पोक हो गया, पत्तियों के द्वारा प्राप्त होता है पिना और सिसल, तना से प्राप्त होता है लीनन, जूट, मनीला, हेम्प, कॉयर, इन तरीके के रेशे प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसी में एक शब्द आता है रेमी, रेमी शब्द भी आता है तना के अंतर्गत। रेमी को ही हम लोग चाइना ग्रास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा
कि जो ये हेम्प शब्द लिखा है ना, इसे ही हेम्प शब्द को हिंदी में भांग भी कहा जाता है। इनके तने से भी रेशों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो ये क्लासिफिकेशन अभी था। वानस्पतिक जो भी थे सेल्यूलोजिक रेशे, उनका बीज द्वारा, ठीक है, सीड्स तना द्वारा, स्टेम के द्वारा, उसके बाद है पत्तियाँ जो कि होगी लीव्स। याद रखिएगा जहाँ तना लिखा है यहाँ पे आपको स्टेम और बास्ट दो शब्द दिखाई देंगे, तो दोनों में से जैसा आपके सामने आएगा एग्जाम में आप लोग समझ लीजिएगा, दोनों शब्द आपको बता दिए गए हैं। फिर उसके बाद है प्राणिज रेशों की एनिमल फाइबर। एनिमल है तो उनमें प्रोटीन की अधिकता होगी क्योंकि वो मांसाहारी जानवर से प्राप्त हो रहे हैं, हमें मांस वाले जानवर से प्राप्त हो रहे, जीव से प्राप्त हो रहा है। तो देखिएगा किसी भी मांस में प्रोटीन की अधिकता तो होती ही है, इसी रीज़न से इसको हम क्या कहते हैं, प्राणिज फाइबर, प्रोटीन युक्त फाइबर या प्रोटीन जगत के रेशे। जैसे कि इसमें आ जाएगा, बात किया जाए सिल्क, क्योंकि ये कीड़े से प्राप्त होता है। उसके बाद ऊन की प्राप्ति का स्रोत मुख्य रूप से भेड़ होता है। उसके अलावा बकरी, ऊँट, खरगोश, इन सब से भी हमें क्या होता है, ऊन की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कहीं कहीं पे आपको बाल शब्द भी दिखेगा, ठीक है, बाल या फिर हेयर। तो ध्यान दीजिएगा, हेयर भी हिस्सा ऊन ही कहलाता है, जानवरों का बाल ऊन कहलाता है। और कहीं कहीं पे अगर ये दिखता है तो ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि ऊन ना लिख करके बाल शब्द आ जाए। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर हम बांटे इन रेशों को खनिज के आधार पे, तो यहाँ पर रेशे कहलाएंगे जो मिनरल से प्राप्त होंगे, सोना, चांदी, एस्बेस्टस, ये हैं 3 खनिज जगत के मुख्य रूप से रेशे जो आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और इनमें भी सबसे मुख्य एस्बेस्टस शब्द, क्योंकि ये ऐसा शब्द है जैसे लगेगा कि कोई मॉडर्न शब्द है, कोई आधुनिक शब्द है, और आधुनिक समझ के आप इसको कृत्रिम रेशा ना समझिएगा। अक्सर ये पूछा जाता है निम्न में से कौन प्राकृतिक जगत का रेशा है, तो नायलॉन, डेक्रॉन, और आपके सामने कोई रेयॉन लिखा होगा और इसके बाद एस्बेस्टस भी लिखा हो, तो ये एस्बेस्टस प्राकृतिक जगत में आता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर इससे क्वेश्चन बनेंगे तो पूछा जाता है कि लिनन की प्राप्ति कहाँ से होती है, प्राकृतिक जगत से होती है। लिनन की प्राप्ति कहाँ से होती है, वानस्पतिक जगत से होती है। लिनन की प्राप्ति कहाँ से होगी, तने से होती है। ठीक है, पेड़ के किस हिस्से से हमें ये प्राप्त होगा, तो ये होगा हमें तने से। क्लियर। फिर उसके बाद पूछा जाएगा आपसे पिना की प्राप्ति किससे होती है, पाइनएप्पल की, अनानास की पत्तियां होती हैं, पाइनएप्पल की पत्तियों से रेशा जो बनेगा तो वो कौन सी जगत का हुआ, पत्तियों से प्राप्त होने वाला। उसके बाद कापोक, बीज जगत से प्राप्त ऐसा रेशा जिससे कपड़े बनाना पॉसिबल नहीं है आज भी, तो वो हो गया कापोक। ठीक है, और कपास सभी रेशों का राजा होता है। ये चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, ये क्लासिफिकेशन प्राकृतिक आधार पर किया गया है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कृत्रिम जगत के रेशे कौन कौन से होते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखेंगे रेशों का नेक्स्ट वर्गीकरण जो कि होगा कृत्रिम रेशों का प्रकार। हम यहाँ पे बात करेंगे जो आर्टिफिशियल रेशे हैं, जो मनुष्यों ने बनाया हुआ रेशा है, वो भी कितने तरीके का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इन रेशों को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला होगा पुनर्निर्मित रेशा, पुनर्निर्मित। इसके बाद यहाँ पर होगा दूसरा रासायनिक रेशा, रासायनिक रेशा। ठीक है, ये जो रासायनिक रेशे हैं इन्हें हम लोग संश्लेषित रेशे भी कहते हैं, सिंथेटिक रेशे भी कहते हैं। अभी ये भी चीज़ें आपको लिखवा दी जाएगी। यहाँ जो ये लिखा हुआ है पुनर्निर्मित, इसे हम लोग कहेंगे रीजेनरेटेड फाइबर। ये कैसे रेशे हैं, रीजनरेटेड है। अभी इसका भी मीनिंग आपको बताया जाएगा। ये कैसे रेशे हैं, तो इन्हें हम लोग कहेंगे केमिकल, या फिर यहाँ पर सिंथेटिक भी लिख सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ हिंदी में लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। संश्लेषित रेशे भी इन्हें कहते हैं, इन्हें जो ये सिंथेटिक रेशे भी कहते हैं। तो ये मीनिंग सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई है, क्लासिफिकेशन ध्यान दीजिएगा। जो नकली रेशा है, कृत्रिम रेशा है, जो मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ रेशा है, वो 2 तरीके का होता है। पहला होगा पुनर्निर्मित, दूसरा होगा रासायनिक, केमिकल, या फिर कहा जाए सिंथेटिक रेशे या संश्लेषित रेशे। देखिएगा यहाँ पे पुनर्निर्मित का मतलब क्या है। पुनर्निर्मित देखेंगे तो ये 2 शब्दों से मिलके बना है। पुनर का मतलब पुनः, निर्मित मतलब निर्माण करना, निर्माण करना।
कोई चीज़ ऐसी जिसका हम लोग फिर से निर्माण करें। तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि उसमें कोई ना कोई ऐसा चीज़ यूज़ कर रहे थे जो कि प्रकृति में पहले से ही थी। तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा, रेशे दो आते हैं मुख्य रूप से, एक होगा रेयॉन, दूसरा होता है लायोसेल। एक है रेयॉन रेशा, दूसरा है लायोसेल। तो पुनर्निर्मित रीजेनरेटेड फाइबर कौन है, रेयॉन, लायोसेल, क्योंकि इनको फिर से बनाया जा रहा है। तो फिर से बनाने का मतलब ये है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ यूज़ हो रही है जो पहले से मौजूद थी, तो वो है सेल्यूलोज, बांस की लुगदी, लकड़ी की पट्टी, लकड़ियाँ, कपास के लिंटर्स, इन सब चीज़ों का, रेशों का, कपास का, लकड़ी के टुकड़ों का, इन सब का प्रयोग किया जाता है रेयॉन और लायोसेल के निर्माण में। तो ये सोचिए, अभी हमने रेशों का जो क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ था वो वानस्पतिक रेशे हम लोग पढ़े थे। तो वानस्पतिक अगर कोई रेशा है तो उसमें किसकी प्रधानता होगी, सेल्यूलोज की प्रधानता होगी। और अगर हम रेयॉन का निर्माण करेंगे तो यहाँ भी कपास का प्रयोग कर रहे हैं, बांस का प्रयोग कर रहे हैं, तो इनमें भी सेल्यूलोज की मात्रा होगी। तो ये ऐसा रेशा हुआ जैसे कि सेल्यूलोज या लकड़ी जो पहले से प्रकृति में थी उसका हम रूप परिवर्तन करके उसे कोई और रूप दे दिए हैं, तो वही चीज़ें कहलाती है पुनः निर्माण या फिर पुनर्निर्मित, रीजेनरेटेड। मतलब री मतलब होता है पुनः, जनरेट मतलब उत्पन्न करना। तो जो पहले से उत्पन्न है, जो पहले से प्रकृति में है, उसे हम फिर से नया रूप दे रहे हैं, तो यही रेशा कहलाता है रीजेनरेटेड फाइबर। क्लियर। इसमें दो रेशे आते हैं, रेयॉन और लायोसेल। फिर उसके बाद देखिएगा, क्योंकि है तो ये कृत्रिम ही ना, कृत्रिम क्यों है, क्योंकि इसमें जो सेल्यूलोज प्रयोग कर रहे हैं तो सेल्यूलोज को गलाने के लिए हम केमिकल, रसायन, इन सब चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं जिससे कि ये रेशे का रूप बदल जाता है, लकड़ी का रूप बदल करके एक धागा तैयार होता है जो कि होता है रेयॉन और लायोसेल। ठीक। अब देखिए कृत्रिम रेशे का एक प्रकार है रासायनिक रेशा, जिसे हम लोग कहते हैं संश्लेषित रेशे या फिर केमिकल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर। इनमें रेशे ऐसे होंगे, ऐसा धागा होगा जिसमें 100% कहा जाए, इसमें 100% होगा रसायनों का प्रयोग। और इसके अंतर्गत आते हैं नायलॉन, डेक्रॉन, ऑर्लॉन, ग्लास फाइबर। ठीक है, ये याद रखिएगा। पहला संश्लेषित रेशा कौन सा था, तो वो नायलॉन था। इन सारे रेशों में सबसे बेस्ट नायलॉन है, जादुई रेशा नायलॉन है, सबसे मजबूत रेशा नायलॉन है। इसके पहले जो बना था कृत्रिम रेशा वो था रेयॉन। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कहाँ, प्राकृतिक रेशा पढ़ रहे थे। प्राकृतिक से हम धीरे धीरे आधुनिक समय में आना शुरू हुए थे, तो कुछ तो ऐसा हिस्सा हम प्रयोग करते ही ना जो प्राकृतिक रूप से पहले से मौजूद थी। तो इसीलिए नायलॉन के निर्माण से पहले किसका निर्माण हुआ, रेयॉन का। जब हमने रेयॉन का निर्माण किया तब हमें और आइडिया आया, जिन्होंने इसका निर्माण किया उन्हें और आइडिया आया कि अगर रेयॉन बन चुका है तो हम 100% केमिकल रेशा भी बना सकते हैं। यहाँ पे 50% केमिकल रेशा था क्योंकि इसमें 50% सेल्यूलोज मिला था, और यहाँ पे फिर हो गया 50% की जगह 100% केमिकल से बनने वाला रेशा। तो ये कब पॉसिबल है, जब ये आधुनिक समय में लोग पहुँचेंगे, मॉडर्न समय में आएंगे, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा तो इस तरीके के रेशे बनते ही जाएंगे। किसने सोचा था कि वाटरप्रूफ कपड़ा भी हमारे पास होगा। हमारे जो पूर्वज आज से सोचिए 400-500 साल पहले, क्या ये पॉसिबल था कि प्लास्टिक के कपड़े पहन करके पानी में जा कर के भी काम कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। पहले कपास का प्रयोग, लिनन का प्रयोग ही हुआ, फिर सिल्क के कपड़ों की भी मांग इतनी ज़्यादा बढ़ी कि हमें उसकी जगह पे कोई ना कोई उसका एक सब्स्टिट्यूट लाना पड़ा जो कि कहलाया रेयॉन। इसीलिए रेयॉन को मार्केट में लाया गया था ताकि लोगों की सिल्क की जो डिमांड है वो कम की जा सके, क्योंकि सिल्क बनता किससे, रेशों से, रेशम के कीड़े से, और कीड़ों का पालन करना एक लिमिटेड ही हो सकता है। और ये ऐसे रेशे हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं है, हम चाहे जितना भी इनको बना सकते हैं। ठीक है, ये था क्लासिफिकेशन कि रेशों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। तो दो तरीके से होगा रेशे का वर्गीकरण। एक तो हो जाएगा लंबाई के आधार पे रेशे, दूसरे हो जाएंगे प्राप्ति के आधार पे। जब हम लोग बात करें लंबाई के आधार पे, तो लंबाई के आधार पे रेशे दो तरीके से लंबे हो सकते हैं। एक छोटे रेशे जिसे हम कहेंगे स्टेपल फाइबर, एक लंबा रेशा जिसे कहेंगे फिलामेंट फाइबर। फिर उसके बाद प्राप्ति के आधार पे बात करें, सोर्स के आधार पे कहाँ से हमें मिल रहा है,
तो फिर से इन्हें हम लोग क्या करेंगे, दो भागों में बांट देंगे। एक तो हो जाएगा प्राकृतिक रेशा, दूसरा कृत्रिम रेशा। इन प्राकृतिक नेचुरल चीज़ों को भी हम 3 भागों में बांटेंगे, एक वनस्पति, एक प्राणिज, तीसरा जो है वो खनिज। इनका क्लासिफिकेशन देखा आपने। वनस्पति के अंतर्गत भी फिर हम 3 भागों में बांटेंगे। रेशे हमें एक बीज से मिलेंगे, एक तने से मिलेंगे और पत्तियों से मिलेंगे। इसके बाद देखिए खनिज के अंतर्गत भी आपने देखा सोना, चांदी, एस्बेस्टस, और प्राणिज जगत में हो गया जैसे सिल्क है, ऊन है, बाल है, रोए हैं, रेशे हैं, इन तरीके के रेशे आते हैं। फिर आ गया कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशे को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक पुनर्निर्मित, जो पहले से कुछ चीज़ें को प्रयोग करते हुए जो पहले से प्रकृति में थी उसमें नई चीज़ें मिला करके बनाया गया पुनर्निर्मित रेशा, और लास्ट में हो गया फिर एक रेशा जो कि सिर्फ रेशे केमिकल से बन रहा है, ये कहलाया रासायनिक रेशा। ठीक है बेटा, तो यहीं तक था आज का क्लासिफिकेशन, और ये चैप्टर भी आपका आज ख़त्म हो गया है। अब कल से हम लोग शुरू करेंगे कॉटन चैप्टर, जो कि होगा हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला चैप्टर। और वैसे देखा जाए तो इस वर्गीकरण से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, तो आप लोग एकदम मन लगा के पढ़ते चलिए, आपको सारे ब्रांचेस की फ्री क्लासेस ऐसे ही डेली मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।